मसाले वाले। हाँ भैया बोलिए। चले बेटा। अच्छा बेटा भी बड़े भोले छोले मसाले वाले। ये लो बेटा ये लो छोले मसाले वाले छोले। कौन सी 25 वाली 50 वाली? मसाला कम। मीठा डालो बड़ा साहब मीठा डालो। छोले मसाले वाले छोले छोले मसाले वाले छोले। अरे असलम भाई क्या हाल है? अरे ना मामा कब आएंगे पापा हलवा पूरी लेके? एक बेसब्री को सवाल नहीं। आ जाएंगे, हो सकता है हलवा पूरी वाले के पास बहुत रश हो इसलिए अब वो लेट हो रहे हो। तो और नहीं तो क्या, जैसे हमारे बाबा के चाट के ठेले पे रश होता है, हो सकता है वहाँ पे भी ऐसे ही रश हो। आप ही हमारे ठेले पे जो चाट मिलती है हलवा पूरी की तरह मजे की है? हमारे बाबा की चाट की तरह बहुत मजे की तो नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ी सी मजे की होती है। बाबा आ गए। बाबा आ गए, बाबा आ गए। आ गया बाबा की जान। ये तुम्हारी अम्मी कहाँ है भाई? अब्बू अम्मी किचन में है। एक तो तुम्हारी माँ के ना ये किचन के काम जो है ना वो खत्म ही नहीं होते। लो हो गए किचन के काम खत्म। आपको मेरे काम से बहुत परेशानी है, लगता है अपनी जात के लिए करती हूँ, जो कुछ करती हूँ ना आपके कुनबे के लिए करती हूँ। अच्छा बाबा इतना गुस्सा क्यों हो रही हो फरजाना बेगम? ये लो हलवा पूरी और अपने प्यारे प्यारे हाथों से लगा भी दो। बाबा मुझे ना स्कूल के लिए नए शूज चाहिए, पुराने वाले ना बिल्कुल खराब हो गए। अरे तो बेटा इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं कल आऊंगा ना तो मुझे याद दिला देना, फिर हम दोनों चलेंगे लेने। थैंक्स बाबा। अब्बू मेरा भी ना बैग फट गया है पुराना वाला, मुझे भी नया चाहिए। अरे बेटा तुम्हारा तो मैट्रिक का आखिरी साल है ना बेटा, इसमें अभी इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? जैसे तैसे गुजार लो। पर अब्बू। अच्छा बस अब ये फरमाइशी प्रोग्राम छोड़ो, अब नाश्ता कर लो। चलो भाई मैं चाय ला रही हूँ। अब्बू आप कचौरी नहीं लाए? आप जानते भी हैं मुझे कचौरी कितनी पसंद है। हाँ बेटा जानता हूँ, पसंद तो मुझे भी बहुत चीज़ है, पर हर किसी को उसकी पसंद की चीज़ नहीं मिलती। और अगर बड़े अपनी पसंद का ख्याल रखे ना तो फिर छोटों का क्या होगा? क्या होगा? खैर बारह छोड़ो इन बातों को, तुम लोग नाश्ता करो। जिस बच्ची को बैग के लिए मना किया गया हो, जिस बच्ची की एक छोटी सी कचौरी की फरमाइश पूरी ना की गई हो, वो बच्ची हूँ मैं। मेरा नाम अनम मिर्जा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मेरे साथ की गई नाइंसाफी की कहानी है। मेरे अब्बू मुझसे कम और मेरे 2 बहन भाइयों से ज्यादा प्यार करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनका प्यार उनकी सख्तियों में था और एक उस लफ्ज में था जो मुझे कभी समझ नहीं आया। वो लफ्ज था बेटा।
मुझे कभी पता नहीं चला कि वो मुझे बेटा कहकर क्यों पुकारते हैं और मुझ पर बेटे वाली सख्तियां क्यों करते हैं और दूसरी बेटी के लिए इतने लाड। ये सवाल मेरे जहन में हमेशा गर्दिश करता रहता था, पर इन सब सवालों का जवाब मुझे वक्त और हालात ने दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अब्बू का चाट का ठेला भी। फिर मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने मुझे बुरी तरीके से तोड़ दिया, ना उम्मीदी के अंधेरे में डाल दिया। और इस अंधेरे के साया मुझ पर उस दिन पड़ा जब मैं कपड़े धो रही थी। आपी, अम्मी ने कहा है कि इन्हें भी धो दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अम्मी को बोलो बाहर लॉन्ड्री सर्विस का बोर्ड लगवा दे। बहुत मजा आता है ना तुम सब घर वालों को जो तंग करने में, वो भी आ जाएगा और 4 पैसे भी बन जाएंगे। आपी, आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? अम्मी ने कहा था ये कपड़े आपको दे दूं, तो मैंने दे दिए। अम्मी के कहने पे बहन पर काम थोप सकती हो, बहन की हेल्प नहीं कर सकती तुम? हाँ हाँ, मैं आपकी हेल्प जरूर करवा दी, लेकिन मेरा कल टेस्ट है इसलिए मुझे पढ़ना है। आई एम सॉरी। बस इसी के टेस्ट होते, मेरी तो पढ़ाई ही खत्म हो गई है। क्या मसला है, अब ये कपड़े भी धो। कौन आ गया अब? किरण, उठो, उठकर दरवाजा खोलो। किरण, एक तो ये काम चोर कोई काम ही नहीं करती है। क्या हो गया फैज, ऐसे क्यों दरवाजा पीट रहे थे? बाजी, वो आपके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में। क्या? अम्मी, 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 अम्मी। जब हमें अपने अब्बू के एक्सीडेंट का पता चला तो हम तीनों बहन भाई बच्चों की तरह रोने लगे। बच्चों की तरह क्या, हम उस वक्त बच्चे ही थे तीनों। हमें समझ नहीं आ रहा था तीनों बहन भाइयों को कि हम इन हालात का सामना कैसे करेंगे। खैर, फेस तो करना था। बच्चे चाहे माँ बाप की जिंदगी में कितनी भी गलतियां कर लें, लेकिन उन्हें अंदाजा माँ बाप के जाने के बाद होता है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे फादर जिंदा हैं। बस बदकिस्मती से एक्सीडेंट की वजह से कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। शायद इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी। फिर बाप के इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ी, जिसके लिए हमने सबसे मदद की तलब की, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। फिर पैसों की कमी पूरी करने के लिए हमें अपना घर बेचना पड़ा। भाभी, आप तो जानती हैं मैं इतनी बड़ी रकम अरेंज नहीं कर सकता। माना कि भाईजान ने मुझे पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया, मगर मेरी कुछ मजबूरी है। तभी तो अशफाक मैं तुमसे कह रही हूँ, इस मुश्किल घड़ी में तुम हमारी मदद करो। तुम्हारे भाई ने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए। जी चाचू, प्लीज आप कुछ पैसों का इंतजाम कर दें, अब्बू को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। अशफाक, जब तुम्हारे भाई दोबारा कारोबार शुरू करेंगे ना, मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे उतारूंगी। भाभी, समझने की कोशिश करें। माना कि मेरी 17,000 सैलरी है, मगर भाईजान की वजह से मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं कर सकता। अगर आपकी इतनी मजबूरी है तो ये घर बेच दे। क्या मैं इस घर को बेच दूं? तो मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाना, किराए का मकान लेने सारी दुनिया रहती है। अशफाक, अगर मैं किराए पे रहने लगी तो मेरे मकान का किराया कौन अफोर्ड करेगा? और तुम्हें तो पता है मेरे बच्चों का साथ है। भाभी, उन्हीं पैसे से अफोर्ड करना जो आप मुझसे उधार लेना चाहती हैं। जो किस्तों मुझे अदा करनी थी उसे किराया अदा कर देना। जी चाचू, आपने अच्छा मशवरा दिया, हम ये घर बेच देते हैं, आप जल्दी से कोई खरीदार का इंतजाम करें। पर बेटा, अम्मी बस बहुत हो गया, मुझसे अब्बू की ये हालत देखी नहीं जा रही, और आप इस तरह से लोगों की मिन्नतें करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये।
आप मेहरबानी करके अच्छा सा खरीदार ढूंढें, हम ये घर बेच देंगे। अम्मी, आगे का क्या करना है? कुछ नहीं, जाके सो जा। अम्मी, मैं घर के काम की बात नहीं कर रही, मैं घर के हालात की बात कर रही हूँ। इन्हें कैसे ठीक करना है? पता नहीं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आता। अम्मी, अल्लाह भी हमारे हालात जब ही बेहतर करेगा जब हम खुद अपने हालात बेहतर करने की सोचेंगे। हमें खुद कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी अपने घर के लिए। क्या मेहनत करेंगे? जो घर का कफील था वो तो अब मेहनत करने के काबिल है नहीं। अम्मी, इसलिए तो कह रही हूँ कि हम खुद कफील बन जाते हैं। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? अम्मी, मैं चाहती हूँ कि मैं अब्बू का ठेला फिर से स्टार्ट करूँ। क्या ठेला चलाएगा कौन? ठेले पे चाट बेचेगा कौन? अम्मी, मैं करूँगी, मैं बेचूंगी ठेले पे चाट। तुम्हें पता है हर तरह के लोग आते हैं ठेले पे। तुम लड़की ज़ात हो, कुछ ऊंच नीच हो गई तो? मैं तो समझ रही थी मेरी लड़ाई सिर्फ इन हालातों से, पर अम्मी की बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि हम लोग कितने बदकिस्मत हैं। हम लोग एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर लड़कियों को घरों में तरबियत दी जाती है बहादुर रहने की, और अगर वो कहें कि हमें बाहर जाकर काम करना है तो वही माशरा उन्हें कमजोर कहता है। बाहर का माशरा बड़ा जालिम है ये कहा जाता है, लेकिन मुझे आज भी याद है वो लाइन जिससे मैंने अपनी अम्मी को कन्विंस किया था। मैंने अम्मी से कहा कि हिरनी बहुत खूबसूरत होती है और शायद जंगल इसके लायक नहीं, लेकिन फिर भी वो हालात को मद्देनजर रखते हुए जंगल में रहती है, ये जानते हुए भी कि पानी में मगरमच्छ है और ज़मीन पर शेर इसे खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहती है, ज़मीन से घास खाती है और तालाब से पानी पीती है। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बाहर जाना होगा। जब अम्मी ने मेरी ये बातें सुनी तो मुझसे कहा बहुत बड़ी हो गई हो तुम, और डरते डरते मुझे चाट का ठेला लगाने की इजाज़त दी। फिर अगले दिन से हम तैयारी में लग गए, और फिर सारी तैयारी करने के बाद मैंने अब्बू को बताया। अनम बेटा। जी अब्बू। बेटा मुझे माफ कर देना, ये उम्र तुम्हारी सजने संवरने की थी, और इस उम्र में तुम मेरी वजह से कितनी सख्त मेहनत मजदूरी कर रही हो। नहीं अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो मुझे हमेशा से अपना बेटा कहा है, बस आप दुआ करें कि मैं आपके बेटे होने का फर्ज निभा सकूं। इंशाल्लाह बेटा, मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अच्छा अब्बू, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, और हाँ, अगर खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो तो वो सामने असलम पान वाला है, उससे मदद ले लेना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जी ठीक है। अच्छा ख्याल रखना।